हल्ला बोल में आज एक बड़ी खबर। कल भारत के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर हर पार्टी इस चरण के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन जिस पार्टी के लिए यह चरण करो या मरो का मैच है वो है आम आदमी पार्टी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल की 27 सीटें ऐसी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का करीब करीब पूरा राजनीतिक आधार टिका हुआ है। इसीलिए हम इस चरण के आपकी अग्नि परीक्षा कह रहे हैं इसको। लोकतंत्र के महाचुनाव का महाचरण में आपकी अग्नि परीक्षा। 9 चरणों के मतदान में सबसे बड़ा चरण कल यानी 10 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। कुल 91 सीटें दांव पर हैं, जिसमें से 27 सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेंगी। इनमें शामिल हैं दिल्ली की सभी 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें। इन्हीं 27 सीटों से आम आदमी पार्टी का पूरा आधार टिका है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रह चुकी है, तो वहीं हरियाणा से खुद केजरीवाल की जड़ें जुड़ी हैं, तो उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का घर है यानी गाजियाबाद। इसी वजह से केजरीवाल ने इन इलाकों को अपनी चुनावी जमीन बढ़ाने के लिए चुना। हरियाणा में केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा से जोड़कर हुड्डा सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में केजरीवाल ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर मुस्लिम वोट बैंक पर भी सेंध लगाने की कोशिश की है। कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की 90% ताकत इसी इलाके में है। कल जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ से दांव पर हैं, उनमें गाजियाबाद से शाजिया इल्मी, चांदनी चौक से आशुतोष और गुड़गांव से योगेंद्र यादव। ये वो नाम हैं जो आम आदमी पार्टी की दशा और दिशा तय करते हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा दांव है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इन 90 सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं दिल्ली की हर सीट इस वक्त कांग्रेस के पास है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 5 बीएसपी के खाते में है। ऐसे में केजरीवाल के लिए इन 27 सीटों पर अपने लिए जमीन तैयार कर पाना आसान नहीं होगा, वो भी तब जब तमाम सर्वे भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लोकप्रियता में कमी बता रहे हैं। इसलिए इस अहम चरण के लिए केजरीवाल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता से मिले और अपने ऊपर हमला करने वालों से भी मिले, लेकिन क्या इससे जनता की हमदर्दी केजरीवाल के साथ जुड़ सकेगी? ये लाख टके का सवाल है। आज तक ब्यूरो। आपका पूरा राजनीतिक आधार क्या इन 27 सीटों पर टिका हुआ है? हम यहां पर इसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार हैं, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं यहां पर हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं उनको आपके सामने लाना चाहूंगा। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब इनको देख चुके हैं, टीवी पर जान चुके हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको भी आप देख चुके हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है, इनको भी आप देख चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र यादव जी, सीधे सीधे अगर कल के चरण की बात की जाए तो आपकी पार्टी का आधार इस पर टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है, खासकर ये देखते हुए कि आपके ऊपर कई इल्जाम लगाए गए, यहां तक कि दिल्ली में जब आपने सरकार बनाई उसके बाद आप छोड़कर चले गए, भगोड़ा के आरोप लगाए गए। इस सब के बाद कल का जो चरण है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या ये कहा जाए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है? हमारा आधार है, इस पे टिका हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इस पर ही टिका हुआ है ये आपने कहा भी नहीं है और मैं भी ऐसा नहीं मानता। हम पे आरोप लगे, वो तो जो राजनीति करेगा उस पे आरोप लगेंगे ही। जो राजनीति करेगा नहीं, गंभीर नहीं होगा, उसी पे सिर्फ आरोप नहीं लगते। भगोड़ा का आरोप लगा, बिल्कुल लगा साहब, पर आप सोचिए कि अगर वो न करते, अगर हम इस्तीफा न देते तो आप लोग क्या आरोप लगाते? तब आप कहते सत्ता के लालची और चिपकू। तो राजनीति ऐसी चीज़ है निशान जी, आप उसमें बाएं को जाएंगे तो आपकी आलोचना होगी, दाएं को आएंगे तो आपकी आलोचना होगी। आपको अपनी अंतरात्मा को देखना होता है, सच के रास्ते पे चलना होता है, और उसके बाद जो मिले, कभी फूल मिलते हैं कभी पत्थर मिलते हैं, दोनों का सर झुका के स्वागत करना चाहिए। फूल और पत्थर का सर झुका के स्वागत करना चाहिए। मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, विजय सोनकर शास्त्री जी वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं शास्त्री जी, लेकिन उससे पहले मीम अफजल साहब, कई आरोप लगे उनके ऊपर, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये उल्टा औरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर इन सीटों की बात की जाए
तो आम आदमी पार्टी का आधार इस पर टिका है कि नहीं टिका है, ये एक सवाल है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2009 में आपने इनमें से 45 सीटें जीती थी, इन 91 सीटों में से। बीजेपी के आंकड़े जब मैं बीजेपी के पास आऊंगा तब बताऊंगा, आपके लिए भी ये बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो आपको अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो आपकी प्रॉक्सी है, वो आप ही लोगों की तरफ से चुनाव लड़ रही है। देखिए, ये आरोप खाली भारतीय जनता पार्टी लगाती है, बाकी तो कोई नहीं लगाता है। और योगेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है उसका जवाब तो आप उनसे लें। हमारे साथ उनका कितना मेल मिलाप है, हम उनको कितना सपोर्ट करते हैं, वो हमको कितना सपोर्ट करते हैं, ये टेलीविज़न पे भी नज़र आता है, जलसों में भी नज़र आता है, प्रोपेगेंडे में भी नज़र आता है, पब्लिसिटी में भी नज़र आता है और बातचीत में भी नज़र आता है। हम ये समझते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत ईमानदारी से मैं तजिया, पहले आपने पूछा, अभी आपने एक बात कही कि जो हमले हुए उसके ऊपर वो आरोप लगाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया। इतना ज़रूर कहा केजरीवाल जी ने कि साजिश मालूम होती है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप पार्टी के लोग खुद ही अपने ऊपर सियाही डलवा रहे हैं, खुद ही अपने आप को थप्पड़ लगवा रहे हैं। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता और इस तरह की राजनीति किसी को सूट नहीं करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि कोई दूसरी पार्टी करा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उससे फ़ायदा नहीं उस पार्टी को होता बल्कि नुकसान होता है। हमदर्दी का एक माहौल पैदा होता है। और जैसा कि मुझे लगता है कि अगर 3-4 बार केजरीवाल जी पे हमला हुआ है तो इससे कोई दूसरी पार्टी को, किसी को भी, या कांग्रेस हो या भारतीय, मुझे एक चीज बताइए, कोई फायदा नहीं पहुंचा है। क्या हरियाणा में आगे आ रहा हूँ मैं। जी बताएं। जी, मेरा ये कहना है कि इस तरह के वाक़यात स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और ये सोचने वाली बात है आप पार्टी के लिए कि कहीं उनसे जो आशाएं लोगों ने रखी थी, कहीं उसकी टूट का असर तो नहीं है। हो सकता है ये, यानी इसके अंदर कोई डेफिनेट राय देना मुनासिब नहीं होगा। और आज जिस तरह से, इससे पहले भी उनके ऊपर वाक़यात हुए, लेकिन कल चूँकि चुनाव है इसलिए आज केजरीवाल जी ने जो कुछ किया है उसको मैं समझता हूँ कि एक ड्रामा है। सियासी तौर पर उन्होंने कोशिश की है हमदर्दी हासिल करने की कि उस ड्राइवर के पास गए और उससे उन्होंने, उस ड्राइवर ने फिर बाद में अपना बयान दे दिया और उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको राजनीतिक मीम अफजल साहब, मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं एक सीधे सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा हो, मैं अगर 2 जगह की बात करूं तो क्या आम आदमी पार्टी ने आपकी पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी की हैं कि नहीं की हैं, दुश्वारियां खड़ी की हैं कि नहीं की हैं? हरियाणा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। दिल्ली में यकीनन उन्होंने हमारे लिए दिक्कत खड़ी नहीं की, बल्कि खड़ी कर दी थी, लेकिन वो असेंबली चुनाव की बात थी। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि वो सत्ता छोड़ के चले गए, योगेंद्र भाई ने भी ये कहा कि हम अगर नहीं जाते तो आप कहते हैं हम चिपकू हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आपको मुकाबला करना चाहिए था। आपको जो 18 वादों पर सपोर्ट तो था ही पीछे से। जी, हमारा सपोर्ट था और 18 बिंदुओं पर था और हमने कहा था कि हम 18 बिंदुओं पर आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। उस सपोर्ट को लेकर के अगर दिल्ली वालों का ये कोई अच्छे काम कर देते तो मैं समझता हूँ कि इनको उसका फ़ायदा होता, लेकिन इन्होंने मौका गंवा दिया। और चूँकि मेरा जहाँ तक ख्याल है इनको पार्लियामेंट में जाने की जल्दी थी और ये समझते थे कि दिल्ली में हम चला पाएंगे नहीं, इसलिए हम कूद करके पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लेते हैं। हम पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा और असेंबली में तो फिर शायद हम दोबारा आ ही जाएंगे। जी, यानी ये आप भी बता रहे हैं कि वो एक रणनीति के तहत इन्होंने छोड़ा था। मैं योगेंद्र जी से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल मैं समझ चुका आपकी बात। मेरे साथ अभी विजय सोनकर शास्त्री जी भी है। शास्त्री जी, सीधा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो कई कैंडिडेट इन्होंने, कई मुस्लिम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए। दिल्ली में आपका पिछली बार खाता नहीं खुला था। 91 सीटों में से टोटल आपके पास कुल मिला के 13 सीटें आई थी। इस बार शायद इतनी खराब परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके लिए एक कड़ी चुनौती ला रही है कि नहीं ला रही है? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, योगेंद्र जी की भी बातें सुना और नीम साहब का भी की बातें भी सुना। मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता ये है कि मैं थोड़ी इनकी बातों पर कमेंट करने के बाद अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जी,
योगेंद्र जी ने कहा कि उन पर आरोप लगे और आपने उन आरोपों का पहले ही विवरण दिया था। मैं तो समझता हूं कि ये आरोप नहीं थे, बल्कि ये सच्चाई थी। ये अगर सत्ता छोड़ करके कोई आदमी भाग रहा है तो उसको पूरा देश देख रहा था और पूरे देश ने भगोड़ा कहा था, ऐसा नहीं है कि, और ये एक सच्चाई थी। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग भी बड़े से बड़े पदों पर रहे हैं, पार्लियामेंट में हम भी रहे हैं और हम लोगों ने देखा है वहाँ की स्थिति क्या होती है। ऐसे में जो उन्होंने केजरीवाल जी ने एक्शन किया वो वास्तव में एक भागने ही जैसा भागा ही गया था, उसमें कोई शंका भी नहीं किया जा सकता है। शब्दों में भले ही हेरफेर किया जा सकता है। और जहाँ तक मीम भाई की बात है, उन्होंने तो एक बहुत सारी सच्चाइयाँ बताई, लेकिन एक असली सच्चाई वो छुपा गए एक तरह से, जो पूरी जनता पूरा देश जानता है कि आप पार्टी कांग्रेस पार्टी की ही बी टीम है। उनकी ये अलग की बात है कि उनकी अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे, बल्कि वो उनकी अपेक्षाओं से थोड़ी सी आगे निकल गए थे। लेकिन मैं रोकूंगा आपको। मीम अफजल साहब, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने अभी आधी बात कही है। अगर सच्चाई आप देखें, आज योगेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि ये आप पार्टी का एक थिंक टैंक के टॉप आदमी हैं और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने नई राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन आज जो इनकी राजनीति हो रही है, जैसे वाराणसी से जाकर इलेक्शन लड़ना, उससे पहले जाकर मुसलमानों की मीटिंग करना दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर के मोदी जी के ताल्लुक से बहुत कुछ कहना, ऐसा जो मुसलमानों को पसंद आता है, बिल्कुल सही बात है और पसंद भी आएगा। तो मुझे लगा कि ये अपनी जो नई राजनीति का इनका एक नारा था और ये चाहते थे कि कोई नई दिशा देंगे, उससे भटक गए। वही राजनीति कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। उसी चक्कर में पड़ गए। मैं आपके पास आ रहा हूं। योगेंद्र जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे तलाशने की कोशिश करूंगा। हम बात कर रहे हैं कि आपकी अग्नि परीक्षा है कि नहीं, क्योंकि कल के चरण का जो चुनाव है उसमें जो जनाधार है वो 27 सीटों की अगर हम बात करें, जिस पर आपका पूरा जनाधार टिका हुआ है, जो कि खुद योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं अभी, जो कि बोल चुके हैं। मैं सीधे आऊंगा, विजय सोनकर शास्त्री जी के पास आऊंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है आम आदमी पार्टी ने? अगर बात दिल्ली की हो, अगर बात उत्तर प्रदेश की हो, खासकर उन 10 सीटों की बात हो जहां पर पहले ही बहुत हंगामा मचा हुआ है, क्या आपको आम आदमी पार्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाया? देखिए निशान जी, आपने इसके पहले भी एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर मैं देता तो उसके पहले ही रेफरेंस में मैंने आप पार्टी को कांग्रेस का बी टीम बताया, आप उस पर रिएक्शन लेने के लिए मीम साहब के यहाँ चले गए थे। हकीकत ये है कि पहले उस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए जहाँ 90-92 सीटों का चुनाव कल होने वाला है और उसमें पिछली बार हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं था, हमको मात्र 13 सीटें मिली थी। पर हम ये बतलाना चाहते हैं कि ख़ास तौर से कांग्रेस का जो तमाम नेगेटिव मुद्दा सामने आया, भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटाला का सीरियल, ये इत्यादि इत्यादि, उससे उनकी हालत बहुत खराब है। उनको पिछली बार 45 सीटें मिली थी। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। मैं यही बतलाना चाहता हूं कि 90-92 सीटों में हमें कितना मिल सकता है, तो वो इस कारण से कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस, बिल्कुल कांग्रेस के बारे में तो इस समय जनता में बहुत ही नफरत। देखिए शास्त्री जी, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल समझा, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? अगर कल के चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो आपको नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब। सीधा सीधा जवाब है कि आम पार्टी से हमें कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका भांडा फूट चुका है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, ये कहावत हम लोग गाँव में सुनते रहे हैं, ये कहावत तो शहरों में भी सुना जाता है। वैसे आपने तो ये कहावत रटा दी है हर एक को कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात की जाए, जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं, योगेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है, चुनौती कहीं भी नहीं है। मैं उसी पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। 70 सीटों से ज्यादा योगेंद्र जी मिलेगा। मेरा सवाल ये है सीधे तौर पर कि अगर राजनीति की बात की जाए, चाहे वो मुस्लिम प्रत्याशी की बात हो या चाहे वो जाटों के बीच में जाना हो, राजनीति तो आपने भी की है बाकायदा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं करते? निशांत भाई, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। अगर मैं कहूं कि हम राजनीति नहीं कुछ और कर रहे हैं तो आप तो स्टूडियो में बैठ के हंसेंगे मेरे ऊपर।
नहीं, मैं भी लेकिन हंसूंगा। आपकी पार्टी आपने की एक राजनीति लाइन को हुआ इतना गंदा करती शब्द थी। क्यों बना रखा है? निशांत भाई, मैंने बहुत देर से आप लोगों की चर्चा सुनी जी, है। मैं योगेन जी, मेरा सवाल ये है, में देखिए विश्वास सवाल ये करता है हूं। कि आपकी पार्टी बहुत फैलने और बड़े-बड़े पसरने में मॉरल मैं क्लेम्स विश्वास करती नहीं थी, करता, क्या वो तो- मॉरल क्लेम्स अब हट गए, साइड दरकिनार कर दिए गए? निशांत जी, जैसा मैंने कहा, मैं फैलने और पसरने में विश्वास नहीं करता। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आराम से इंतजार कर रहा था आपके प्रश्नों का। है पहला, जब आपने कहा आप राजनीति करते हैं, मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बात सुन के। राजनीतिक दल हैं भाई, राजनीति क्यों नहीं करेंगे? इस देश में राजनीति को इतना गंदा शब्द बना दिया गया है। हम उसी शब्द को तो बेहतर करने आए हैं, सच ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं, बिल्कुल राजनीति करना चाहते हैं। आप पता नहीं गिना रहे थे आपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। अरे भाई, थोड़ा गंभीरता से बात करनी है तो आप ये कहिए कि आबादी में 20% है, आपने 80% खड़े किए, 60% खड़े किए, ऐसा कुछ दे के बोलिए ना। नहीं तो हमने मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े किए, हमने दलित भी खड़े किए, हमने यादव भी किए, जाट भी किए, ओबीसी भी किया, और कहाँ से लाएंगे बताइए? स्विट्जरलैंड से लाए हम अपने कैंडिडेट। क्या अन्य लोगों ने बोला कीजिए निशांत जी, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पूछिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो दे दूं भाई, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बातों को काटा नहीं है तब उस वक्त, क्योंकि बाद में उसका कोई वो उत्तर तो सुन लीजिए सर। आप एक आइडियल राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या अन्य पार्टी के लोग क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात, अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो जो जातिगत इक्वेशन बता रहे हैं या वर्गवार योगेन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बता रहे हैं, क्या अन्य पार्टियां उसको नहीं मानती हैं क्या? मैं आपके पास सभी लोग तो जो सवाल है वो सवाल ये है कि आज की तारीख में जो एक आइडियल राजनीति की, जो अभी अभी विजय सोनकर शास्त्री जी ने बोला, एक राजनीति और जिसमें वैल्यूज की बात की जा रही थी, जिसमें कई आधारों की बात की जा रही थी, क्या वो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है? आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। अभी तक जो कुछ भी शो में हुआ, हम आपको बता दें, आपकी अग्नि परीक्षा है। जो 27 सीटें हैं, 91 सीटों में से जो 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपका बाकायदा अस्तित्व टिका हुआ है, और अभी तक जो भी बातचीत हुई उसमें, अब मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो मेहमान है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, हमारे साथ हैं मीम अफजल जी, हमारे साथ हैं विजय सोनकर शास्त्री जी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। योगेंद्र जी, आपके पास पूरा समय आप बोलने के लिए। मेरा सवाल यह है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेक से पहले आपने जो कहा एकदम सही था कि राजनीति कोई गलत शब्द नहीं है, राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा। अगर राजनीति कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे, राजनीति में सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक आम आदमी पार्टी जिन जिन लोगों के ऊपर या जिन जिन पार्टियों के ऊपर राजनीति को खराब करने का आरोप लगा रही थी, क्या अब उस तरह की खुद राजनीति नहीं कर रही है? जिसने चिदम्बरम साहब के ऊपर जूता फेंका, आपने उसको टिकट दे दिया। मैं बात कर रहा हूं जाति के आधार पर राजनीति की, मैं बात कर रहा हूं हर उस पहलू की जिस पहलू को अभी तक आप दरकिनार करते रहते या उसका खंडन करते रहते। योगेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? निशांत भाई, आपने सवालों की सीरीज में 2 सवाल अब और नए दाग दिए। अब मेरा अनुरोध है कि आप जवाब सुन लें। बिल्कुल, बताएं। क्योंकि मैं झगड़ा वगड़ा कर नहीं सकता टीवी के ऊपर आके। है पहला, एक जो चीज़ बार बार कही गई, बी टीम वाला मामला, मैं मोटे तौर पे समझता हूँ बी टीम वो होती है जबकि कोई जो मेन टीम की, ए टीम की पीछे से मदद करती है, दिखाने के लिए विरोध करती है लेकिन पीछे से मदद करती है। अब देखिए, हम बड़ी विचित्र बी टीम होंगे। हमने कांग्रेस की मुख्यमंत्री को हरा दिया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली के अंदर, उसकी राजनीति खत्म कर दी दिल्ली में, और हम कांग्रेस की बी टीम हैं। मैं शास्त्री जी से कहना चाहता हूं, शास्त्री जी, आपको भी ऐसी बी टीम चाहिए, उपलब्ध करवाएं गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश में ऐसी टीम जो नरेंद्र मोदी को बनारस में हरवा दे, जो सब तरफ कर दे। ऐसी बी टीम भगवान सब पार्टियों को दिया करे। मैं शास्त्री जी, अब आप कृपया करके मेरा उत्तर सुन लीजिए। आप प्रश्न, शास्त्री जी आपके पास, निशांत भाई, यदि आप इस शो को चलने देना चाहते हैं शास्त्री जी मैं आपके पास कृपया मुझे उत्तर देने जी। योगेंद्र जी बताइए, भाई आप क्यों शो चला रहे हैं? ये तो विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप उनको बोलने का पूरा समय दें। बताइए। इन्होंने प्रश्न पूछा, नहीं, प्रश्न मैं आपसे वही प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप थोड़ा संयम रखें। आप बताइए योगेंद्र जी, बताइए। नहीं, आपके पास मैं आ रहा हूं। शास्त्री जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। बताइए योगेंद्र जी। ये देखिए, इन पार्टियों की क्या स्थिति है, अपने प्रश्नों का उत्तर तक नहीं सुन सकते। कैसी असहिष्णुता है। सब प्रश्न हम पे, उत्तर सुन नहीं सकते हैं। कैसे राजनीति करेंगे? किस योगेंद्र जी बताइए, आप जो कह रहे थे आप बताइए योगेंद्र जी। जी, तो दूसरी चीज ये उन्होंने कहा, भगोड़ा है, हमने राज्य सरकार चलाई है, हमें आता है सरकार चलाना। मैं आपको 2 छोटी बात बताता हूं। कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाएंगे, कितना कांग्रेस ने कहा, गरीब हट गए,
गरीबी नहीं हटी और कांग्रेस कुर्सी पे बैठी रही। इसे आप देश के लिए अच्छी चीज समझते हैं? ये बीजेपी वालों ने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं रस्सी भर इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मंदिर नहीं, मंदिर ये देखिए सर, अब आप इनको चुप करवा दीजिए ना। योगेन जी आप बोलिए, कैसे चल सकती है? शास्त्री जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपसे इन्होंने कहा, योगेन जी बताइए। इन बीजेपी वालों ने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। अब ये, मैं इसके रत्ती भर समर्थन में नहीं हूं। 5 साल राज कर लिया, उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में कर लिया, मंदिर बनाने की तारीख तक नहीं बताई, उसके बाद सत्ता में बने रहे। अगर सर ये अनुभव है और ये सत्ता है तो हमें नहीं चाहिए। सच बात है कि हम बड़े ही कच्चे लोग हैं, जो वायदा करते हैं अपने वायदे से थोड़ा टिकने की कोशिश करते हैं। अगर वादे और सत्ता में से एक चुनना पड़े तो सत्ता छोड़ते हैं, वायदे पे चिपकते हैं। ये लोगों को बड़ी शायद कोई ऊंची राजनीति आती है। भगवान इस राजनीति से देश को बचाए, बहुत नुकसान हुआ है देश का इन चीज़ों से। तीसरी चीज़ आपने केजरीवाल जी के हमले के बारे में कही। मैं तो सुन के हैरान हूं निशांत भाई, आप यहाँ टीवी में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई अनर्गल हमला इस बार कर दे यहाँ पे बैठे बैठे, और मैं उसके बारे में उस तरह की टिप्पणी करूं जिस तरह की स्टूडियो में हो रही है, ये कहाँ से शोभा देती है? आप लोग एक सिंपल सी चीज़ बताइए। आप लोग मान बैठे हैं कि केजरीवाल पे बार बार हमले हो रहे हैं, इसका कारण है कि जरूर कोई ना कोई जनता का आक्रोश है। मैं आपसे सिंपल चीज पूछता हूं, आप बताइए ऐसा हमला मोदी जी पे क्यों नहीं होता? योगेन जी मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ऐसा जनता का आक्रोश है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, योगेन जी मेरा सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो रहा है तो वो साजिश है, लेकिन चिदम्बरम साहब के ऊपर कोई हमला करे तो उसे आप टिकट दे दो। मेरा सवाल यह है। मैं एक एक करके सब चीजों पे आता हूँ। अरविंद केजरीवाल पे हमला इसलिए होता है कि वो एक, मैं सच्चाई सुनना चाहता हूं, लेकिन मैं सच्चाई के लिए हर एक को मौका भी देना चाहता हूं। आपको भी मौका मिलेगा, पहले उनको सुन लीजिए फिर आपके पास आ रहा हूं। देश देख रहा है कि आपके एक प्रवक्ता के, आपके एक ये मोदी जी के लोगों में सुनने की तो क्षमता नहीं है कुछ भी। शास्त्री जी मैं चाहूंगा आपको मैं पूरा बोलने का मौका दूंगा, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। थोड़ा संयम रखें आप शास्त्री जी, आपके पास आ रहा हूं। जब मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं तो आप संयम रखें, मैं आ रहा हूं आपके पास। बताइए योगेन जी। इन मोदी जी के समर्थकों में सुनने का संयम नहीं है, धैर्य नहीं है। कौन से लोकतंत्र की ये लोग बात करते हैं? किस तरह की राजनीतिक संस्कृति देश में पाल रहे हैं? थोड़ा समय कम है, थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। आपकी चैनल का ये एक शो था निशांत जी, आपकी चैनल का शो था जिसमें वहां पे गुड़गांव में शो हुआ था, जिसमें मोदी जी के समर्थक 100-150 लोगों ने दारू पी के हुल्लड़ किया। समर्थकों से थोड़ा हटे और मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अगर हम उस पे आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। यही चीज आपके स्टूडियो में हो रही है, आपके स्टूडियो में भी तो यही चीज इस वक्त हो रही है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। वो नहीं बोलेंगे, मैं सुन रहा हूं, आप बताइए। आपको पूरा देश सुन रहा है, अभी बताइए। केजरीवाल जी पे हमला इसलिए होता है क्योंकि वो देश के एक राजनेता हैं जो कि सुरक्षा नहीं लेते। मोदी जी के तो 15 मीटर के दायरे के भीतर कोई इंसान तो क्या परिंदा पर नहीं मार सकता है। ऐसे देश में राजनेता आ रहे हैं जो कि सुरक्षा नहीं ले रहे हैं, और जब बार बार इस तरह की चीज होती है तो कहीं तो संदेह होता है ना। अब वो उसके पीछे फूल भेजे तो ये राजनीति है, कहें कि इसके पीछे षड्यंत्र है तो राजनीति है। आप जानते हैं मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे ऊपर किसी ने तारीख लगाई, 10 दिन पहले उस व्यक्ति ने फोन करके मुझसे माफी मांग दी। मैंने उसका कोई मुद्दा ही नहीं बनाया, मैंने पुलिस को लिख के दे दिया कि पहले ही दिन मैंने लिख के दे दिया कि इस व्यक्ति को इस पे कोई आरोप न लगाया जाए। इसके बारे में योगेन जी अभी हम करीब राजनीति होगी। पिछले 8 या 9 मिनट राजनीति ना हो, 8 या 9 मिनट से आप बोल रहे हैं और हम सब आपको सुन रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। वो बोल, अब मेरे लिए जरूरी है कि अब मैं सुन लूं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी ने जूता उछाला चिदम्बरम साहब के ऊपर, उनको टिकट दे दिया, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक साजिश होती है। अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला करता है, दोनों ही चीजें गलत है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन आपने उनको टिकट दे दिया। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है अभी तक। मैं अब सीधे जाऊंगा विजय सोनकर शास्त्री जी के पास और फिर मीम अफजल साहब। इन्होंने ये कहा कि आपका सूपड़ा साफ कर दिया। मेरा ये सवाल होगा आपसे कि वाकई में क्या आपका सूपड़ा साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने? मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन शास्त्री जी अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने, योगेन जी ने बड़े विनम्रता और बड़े अच्छे आवाज में इन्होंने कई बातें कही हैं। उनका उत्तर मैं भी चाहता हूं कि उसी आवाज में दूं, पर हम लोग शायद आप हमको समय देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक आइडियल राजनीति की बात करी है
बहुत लोग, सारे लोग देश में सब आइडियल राजनीति की ही बात करते हैं, आइडियल पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं। पर आप ये बताइए कि इनके पार्टी की एक मेंबर राखी बिरलान बच्चों के गेंद को वो बम समझ करके उनका FIR करती है। इनके एक मेंबर जो महात्मा गांधी के परिवार से माने जाते हैं, वो दंगा करने वाले लोगों, पत्थर मारने वाले लोगों का नेतृत्व टेलीविजन पे आपके प्रवक्ता बोलते रहते हैं। मेरी बात पूरी मैं करूं निशांत जी? जी, अब आप तो सुन रहा था, बताइए। पत्थर मारने वालों को, पत्थर फेंकने वालों का नेतृत्व करते हैं इनके एक मेंबर। मीम अफजल साहब ने सवाल किया है। इतना ही नहीं, और मैं आपसे जानना ऑपरेशन करने वाले लोग, कौन सी नई बात बता रहे हैं? मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि आइडियल पॉलिटिक्स ये नहीं है, ये आइडियल पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये पॉलिट्रिक्स है। और उसमें आप पार्टी के लोग बहुत माहिर हैं, बहुत आगे हैं, हम लोगों से भी बहुत आगे। हम लोग तो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, पर ये लोग तो 1.5 साल जी आप जो बता रहे हैं ये लगभग हम 1-2 महीने से लगातार यही सब सुन रहे हैं। देखिए, दूसरा मैं ये प्रश्न करा कि ये जो बी टीम की बात कहे और कहे कि कांग्रेस का हमने तो खत्म कर दिया, एकदम नेस्ता नाबूद कर दिया, वो तो कांग्रेस को होना ही था। पर बी टीम का मतलब ये भी है कि ये तो भस्मासुर साबित हुए कांग्रेस के लिए, इसलिए। और देखिए आप बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। तीसरा, और मेरा शास्त्री जी, अब मैं आपको रोकूंगा। देखिए, आप जो भी बात बता रहे हैं, जिसके लिए आप बोलने के लिए इतने व्याकुल थे, उसमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपके अलग अलग नेताओं ने पिछले 1-2 महीने में नहीं बोली हो, प्रचार के दौरान या किसी भी मंच से। मेरा मीम अफजल साहब से एक सवाल है। सवाल यह है कि आज जब हमने अखबार खोला तो हमने देखा हुडा साहब का अलग अलग जगह ऐड छपा है, ये छपा है, उसमें उन्होंने बाकायदा गुजरात मॉडल और हरियाणा मॉडल का एग्जाम्पल दिया है। यहां पर आम आदमी पार्टी बोलती है कि दिल्ली से आपका सूपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस की अगर कल के चरण की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा किससे है, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, अगर कल के चरण की बात की जाए तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है, अगर दिल्ली के चुनाव को सामने रखा जाए तो हमारे लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिल्ली में सीधा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव है और कुछ जगहों पर ट्रायंगुलर फाइट है। इसका हमको इतराफ़ करना चाहिए। एक बात आपने कही सुपड़ा साफ करने की, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में असेंबली के हमको जो नुकसान हुआ है, इसलिए हक बजानिब हैं यादव जी ये बात कहने के लिए, और उन्होंने हमको जो हम उनकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ है वो तो बिल्कुल अपनी जगह अज़र मिनश शम्स है, जिसको समझते हैं यादव जी। लेकिन उससे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जिसके प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कह रहे थे कि दिल्ली जीत करके हम बाकायदा पूरे देश में सरकार दिल्ली से बनाने का काम करेंगे, लेकिन वो दिल्ली हार गए और दिल्ली में सरकार नहीं बना सके। और ये बहुत बड़ा, दिल्ली हार नहीं गए बल्कि दिल्ली में नंबर 1 थे। ज्यादा झटका उसको मान लीजिए, चूंकि वो नंबर 1 थे, हम सोच रहे थे। ऐसा है, दिल्ली में नंबर 1 थे। थोड़ा सुनने की आदत डाली। आप बहुत दिन के बाद टेलीविजन पर आए हैं, आप बहुत दिन के बाद टेलीविजन पर आए हैं, आपका तो इसलिए एक तो पहले थोड़ा सा स्टडी किया करें। शायद आप प्रोग्राम अपने देखते नहीं हैं, बराबर वो बातें आप रिपीट कर रहे हैं जो 1 महीने से आपके प्रवक्ता बराबर बोलते रहे हैं। और देश में लोग, मुझे अफसोस है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको एक बात कह दूं, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपके प्रोग्राम में इस वक्त आता नहीं। आपने ये कहा था कि प्रधानमंत्री चोर हैं, और उस वक्त हमने कहा था कि आपके साथ हम किसी डिबेट में नहीं बैठेंगे। मैं वॉकआउट करके चला जाता। शास्त्री जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा अभी, उनको बोलने दीजिए आप। ये मैं आपको बता दूं, शास्त्री जी, जब आप बोलते हैं तब कोई नहीं बोलता है, आप उनको बोलने दीजिए। अफजल साहब आप बोलिए। आपने प्रधानमंत्री को चोर कहा था, याद है? मीम अफजल साहब आप बोलिए प्लीज। मीम अफजल साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप। फिर वही बहस आके अटक जाती है, कहां पर, जब